आप लोगों ने आंसर नहीं किया, इतना सिंपल सा। ठीक, चलो ये हो गया था। ठीक, नॉलेज क्लाउड्स में मैंने कहा था थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ऐसे ऐसे चीजों पे ही क्या होते हैं क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ये भी बताया था मैंने। टेल मी व्हाट इज साइटोक्रोम। चलो चलो, व्हाट इज साइटोक्रोम। अब तिलक नहीं कहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब आंसर करेंगे। तिलक कहेगा मैम, मैं जब कहता हूँ मैम मुझे कुछ बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है तिलक, ठीक है। हाँ यस वैभव, चलो वैभव ने रिकॉर्डिंग के लिए पूछा है। वैभव बताना जरा साइटोक्रोम क्या होता है, साइटोक्रोम क्या होता है। क्या बताया था मैंने, इन जनरल आप चीजें याद नहीं रख रहे हो, आगे जाके जब बहुत ज्यादा आपका बर्डन बढ़ने वाला है तब कैसे करोगे। यस बताइए मुझे साइटोक्रोम क्या होता है। आई गेस यहाँ पे 35 स्टूडेंट है। साइटोक्रोम क्या होता है, किस में पढ़ा था हमने साइटोक्रोम, इन्वॉल्व इन ईटीसी, पृथा से, दैट इज वेरी राइट पृथा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ा था। कहाँ पे होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, पृथा यू आर राइट, कहाँ पे होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, किस में पढ़ा था हमने ये। देखो अब फिर से चुप हो गए। माइटोकॉन्ड्रिया, गिरीश सेज माइटोकॉन्ड्रिया, ओके तिलक सेज माइटोकॉन्ड्रिया, चलो यस वेरी गुड। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे में कहाँ पे, कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे होता है, इनर मेम्ब्रेन पे होता है, दैट इज ऑल्सो राइट। कितने टाइप की कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिस दैट टुगेदर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कुछ भी कहो। कितने कितने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मैंने कल बताया था 1 2 3 4 ऐसे कुछ बताया था क्या, कितने होते हैं, 4 होते हैं दिव्या, दिव्या 4 होते हैं कि 5 होते हैं, 5 होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5, कॉम्प्लेक्स 1 का नाम NADH डिहाइड्रोजनेज है, 2 का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है, 3 का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 का नाम बताया था मैंने साइटोक्रोम B6F, डरना नहीं ये सब आने वाला है फिर से। और कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स 4, ऐसे लिखना चाहिए, वैसे तो 3 ऐसे नहीं, ऐसे लिखना चाहिए। कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या होता है, यस टेल मी। साइटोक्रोम, साइटोक्रोम क्या, ऑक्सीडेज, यस, यानी यहाँ पे होगा कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 और एक होगा 5, दैट इज 5 का नाम है एटीपी सिंथेस, जो कि अभी हमें नहीं पढ़ना। फाइनली यही एक ऐसा एंजाइम है एटीपी सिंथेस जो कि इन चारों कॉम्प्लेक्सेस के हेल्प से फाइनली क्या बनाता है, एटीपी बनाता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज पावर हाउस ऑफ सेल, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और साइटोक्रोम B6F इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस आपको जनरली कहाँ पे मिलते हैं, इन माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें की लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन एंड कॉपर मॉलिक्यूल, कॉपर आयंस होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ऐसी बातें ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा एफर्ट लगेगा, ये बायोलॉजी है, क्या कहते हैं बायोलॉजी में काफी मेमोराइजिंग फैक्ट्स होते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज, ठीक है। आज हम एक आज हम टारगेट करने वाले प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। डू यू नो समथिंग अबाउट मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, कुछ पता है आपको। ये टर्म आती है आपके प्लांट के बेसिस पे। प्लांट इज such a kind of living organism we can say, प्लांट एक ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट और फंगी में भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये कि ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स भी बनाते हैं, साइमल्टेनियसली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी बनाते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट का इंपॉर्टेंट रोल होता है, डायरेक्ट रोल होता है, नेसेसरी रोल होता है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एसेसरी रोल होता है, वो कहीं ना कहीं असिस्ट करता है, प्लांट को हेल्प करता है इसी एडवर्स कंडीशन में, बट वो इतना ज्यादा डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर मैं कहूँ आपको कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपके लिए हार्मोन ज्यादा जरूरी है, यस और नो, कहूंगी अगर मैं आपको कि आपके लिए हार्मोन जरूरी है कि नहीं है,
है ना, दिस इज अ डायरेक्ट वन। अगर हॉर्मोन्स नहीं रहेगी तो आपकी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी। तो ऐसे जो कि डायरेक्टली आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन में टेक पार्ट लेते हैं और ऐसी चीजें, उनको कहते हैं हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। एक मिनट बच्चों, एक मिनट वेट, एक मिनट। यस, हाँ, उनको हम कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट, जो डायरेक्टली आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शन में टेक पार्ट लेते हैं, जिसके जिसके सेवा आपकी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी और यू शुड नॉट बी अलाइव। हाँ, आप जिंदा नहीं रह सकते ऐसे। और ये क्या रहेंगे, ये उस प्राइमरी मेटाबोलाइट को या उस प्लांट को डिफेंस प्रोवाइड करेंगे। डिफेंस प्रोवाइड मींस फॉर एग्जांपल कोई एक हर्बीवोर है, वो प्लांट को बिकॉज ऑफ दैट हर्बीवोर प्लांट क्या करना चाहता है, उससे डिफेंड करना चाहता है, खुद को बचाना चाहता है। तो प्लांट ऐसे कोई सब्सटेंसेस को सिक्रेट करेगा, बिकॉज ऑफ दैट सब्सटेंसेस सम डिफेंस काइंड ऑफ मैकेनिज्म हैपन। तो ये एकदम डायरेक्टली इंपॉर्टेंट तो नहीं है उसको जिंदा रहने के लिए। हाँ हाँ, डिफेंस मैकेनिज्म है। तो दीज आर ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट, एक इन जनरल कंसेप्ट। ठीक है, अभी इसको बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनीवन कैन यू टेल मी कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? इतना जो बातें करते हैं हम मेटाबोलाइट्स एंड ऑल दिस थिंग, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेसिकली, क्या होता है मेटाबॉलिज्म? यस, क्या लगता है आपको, आपके लैंग्वेज में? कुछ भी मीन्स आप क्या रिलेट करते हो? अगर अगर मैं आपको हर बार मेटाबॉलिज्म की बात करती हूँ, व्हाट इज मेटा? ऑन गोइंग प्रोसेस विच कंटिन्यू प्रोसेसिंग इवन इन फैटिगो। ओके, बाप रे, ऐसा कुछ था। चले, ऐसी कोई चीज कि जो आपको ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन कि जिसके जिसके होने की वजह से आपकी बॉडी जिंदा रह सकती है। ऐसी कोई रिएक्शन, ऐसा कोई रेस्पिरेशन प्रोसेस, मेंटेन लिविंग स्टेट, वी कैन से दैट। यस, ऐसी कोई रिएक्शन, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन नहीं होगा तो बॉडी विल नॉट सर्वाइव। अगर प्लांट की बात करें तो फोटोसिंथेसिस। दीज ऑल आर व्हाट डायरेक्ट प्रोसेसेस। डाइजेशन, ये सब प्रोसेस कैसी है? डायरेक्ट प्रोसेस है कि जो जिसके होने की वजह से आपके बॉडी की जो भी एक्टिविटीज है वो प्रॉपरली स्मूथ वे में रन कर रही है। और वी कैन से दैट एटीपी फॉर्मेशन आल्सो, राइट? एटीपी फॉर्म नहीं होगा तो भी तो नहीं बनेगा ना, एटीपी फॉर्मेशन आल्सो। सो ये जो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट होती है, ऐसी कोई केमिकल रिएक्शंस, ऐसी कोई केमिकल प्रोसेस जो दैट इज कॉल्ड एज अवर मेटाबॉलिज्म। देखो, अगर उसकी हम डेफिनेशन जाने तो क्या है? द केमिकल प्रोसेस ऑकरिंग विदिन अ लिविंग सेल और ऑर्गेनिज्म। लिविंग सेल, whatever plant, whatever animal, whatever fungi or organism are essential for regulation of life। रेगुलेशन, लाइफ को रेगुलेट करने के लिए in that is nothing but what? Metabolism. In metabolism, some products are broken down to produce energy for the vital processes, while the other substances are necessary for to be synthesized. क्या कह रहा है? ये कह रहा है मेटाबॉलिज्म ऐसी कोई प्रोसेस है कि जो आपको डायरेक्टली जिंदा रहने के लिए जो भी केमिकल रिएक्शंस करनी है उसके लिए जो परफॉर्म होती है, दैट ऑल टुगेदर और मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जिसमें कि कैटाबॉलिज्म हो रहा है। देखो, कैटाबॉलिज्म हो रहा है और एनाबॉलिज्म हो रहा है। कैटाबॉलिज्म हो रहा है और एनाबॉलिज्म हो रहा है। कभी कोई चीजें टूटती है, कभी कोई चीजें ऐड होती है। साइमल्टेनियस कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म चलता रहता है। जैसे कि लॉट्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल बॉडी में अगर एंटर हो जाए तो देर आर लॉट्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, लॉट्स ऑफ फैटी फैट्स, तो वो फैट्स क्या हो जाएंगे? एक जगह पे कंबाइन होके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एनाबॉलिज्म इफेक्ट।
एक जगह पे कंबाइन हो गए, एनाबोलिज्म इफेक्ट, ऐड होके एक जगह पे आके स्टोर हो गए। अब 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 खाना खाया नहीं, स्टारवेशन बहुत हो रहा है, बॉडी में ग्लूकोज नहीं है। अब एडिपोज टिश्यू में जो एनर्जी फॉर्म स्टोर है दैट इज फैट, वो फैट क्या होगा फाइनली, दैट फैट अंडरगो कैटाबोलिज्म में वो फैट। चैताली आपका माइक म्यूट करे प्लीज, चैताली। जो भी फैट, चैताली जो भी फैट्स कहाँ पे थे, एक मिनट, एडिपोज टिश्यू की बात कर रही हूँ मैं ना, एडिपोज टिश्यू जो आपके बॉडी में होते हैं, एडिपोज टिश्यू जहाँ पे फैट्स लार्ज अमाउंट में स्टोर होता है। फैट स्टोर हो रहे मीन्स ऐड हो रहा है, दैट इज एनाबोलिक इफेक्ट। अब देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ दैट फैट नाउ, अब फैट से हमें एनर्जी चाहिए, तो इतना जो मॉलिक्यूल है फैटी मॉलिक्यूल्स, दैट फैटी मॉलिक्यूल्स नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन, so that you can get energy from that ATP के फॉर्म में। तो वो जो फैट मॉलिक्यूल्स है वो ब्रोकन डाउन होंगे जब आपको जरूरत होगी, तब जब नहीं है तब वो स्टोर होंगे। तो दैट ऑल आर व्हाट दिस इज व्हाट कैटाबोलिज्म, जहाँ पे वो ब्रोकन डाउन होते हैं। मीन साइमल्टेनियसली मुझे ये कहना है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में कभी कोई चीजें बनती है, कभी रिक्वायरमेंट है तो कोई चीजें टूटती है, some gets broken down and some macromolecules get form also, छोटे amino acids together form a protein. This is anabolic effect, that जो कि फाइनली क्या बना रहा है, प्रोटीन, और ये प्रोटीन आगे जाके कोई हार्मोन या एंजाइम का क्या लेगा, एंजाइम का रोल प्ले करेगा। तो दिस इज व्हाट एनाबोलिक इफेक्ट। कभी कभी हमें ये प्रोटीन्स को क्लीव भी करना पड़ता है। कब क्लीव करना पड़ता है, जब उस हार्मोन की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती, तब उस हार्मोन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू ब्रोकन डाउन दैट प्रोटीन इनटू सिंपल फॉर्म, सो दैट कि वो फॉर्म आपके सेल में जाके एब्जॉर्ब फॉर्म में पड़ा रहे। Whenever there is a requirement, that amino acids gets combined, form a bond, and it finally protein will be there. ऐसा हो सकता है, जब जरूरत है तब एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म जब आपको जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है, कभी आपको कोई चीजों को यूनाइट करके बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाना होता है, कभी कभी वो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हार्मोन बना रहा है उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, जैसे कि इंसुलिन हार्मोन, जब खाना खाओगे तभी तो आपका इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होगा, अब जरूरत नहीं है तो भी इंसुलिन हार्मोन अगर सीक्रेट होता रहता है तो अननेसेसरीली जो भी एक्स्ट्रा शुगर है जो जिसको सेल के अंदर नहीं जाना चाहिए था वो भी एक अननेसेसरीली सेल के अंदर चली जाएगी, सो दैट कि ब्लड का जो शुगर लेवल है वो कम हो जाएगा। तो एक हर चीज को मेंटेन करने के लिए कभी कैटाबोलिज्म ब्रोकन डाउन करना है मॉलिक्यूल्स को, कभी एनाबोलिज्म। समझ रहे हो मेरी बात? इन दोनों प्रोसेस को साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे तो हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी रन होती है। ये था इन जनरल कंसेप्ट मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छी सी डायग्राम रखी है मैंने, देखो जरा, यहाँ पे आपको डायग्राम से ही समझ जाएगा एनाबोलिज्म में क्या हो रहा है। सी एनाबोलिज्म में क्या हो रहा है, लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे, सी लार्ज मॉलिक्यूल, क्योंकि छोटे छोटे अमीनो एसिड जब बनेंगे कंबाइन होंगे तो ही तो जाके एक लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल बनेगा, एनाबोलिज्म। अब उस प्रोटीन की जरूरत नहीं है तो वो क्या होगा, अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, एंड यू नो दैट इफ बॉन्ड गेट्स ब्रेक तो सम एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। देखो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो सिंगल दिखा है, वेरी लेस एनर्जी या नो एनर्जी भी कह सकते हैं हम। ठीक है, दैट इज कैटाबोलिज्म। कोई भी बॉन्ड अगर ब्रेक होता है, आपको पता होगा, तो कोई भी बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो इन दैट थ्रू दैट बॉन्ड
एनर्जी इज रिलीज, ये केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक का सिंपल सा कंसेप्ट है। यस और नो? अगर अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? टेल मी। दिस अ पेप्टाइड बॉन्ड ना। अगर अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गया तो बीच के पेप्टाइड बॉन्ड टूटेंगे ना, तो फाइनली एनर्जी इज रिलीज, दैट इज व्हाट कैटाबोलिज्म, that is what catabolism. If that amino acid is not required you at is not at all required you, so what happen, that may ultimately converted into urea. amino acids में होता क्या है? अमीन ग्रुप तो होता है, यूरिया का फॉर्मूला क्या है? इस टाइप का तो कुछ है, तो वो यूरिया के फॉर्म में वेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज वो स्मॉल अमीनो एसिड्स के फॉर्म में आपके बॉडी में पड़ा रहेगा। हाँ, मैंने आपको प्रोटीन के बेसिस पे समझाने की कोशिश की है, वैसे आपका डीएनए के बेसिस पे भी हो सकता है। और एटीपी फाइनली क्या होती रहती है? एनर्जी बनती रहती है, वही एनर्जी रिलीज फॉर्म, वही एनर्जी क्या होती है? फिर से आपकी एनाबॉलिक प्रोसेस में लगती रहती है। सिंपल सी बात, कोई रिलेशन मेंटेन करना है तो आपको उसको वक्त देना पड़ता है, एटीपी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ठीक है? वैसे ही कोई एनाबॉलिक प्रोसेस अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर रहे हो, तो एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। अगर किसी कुछ ब्रेक करना है रिलेशन, तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है? यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ एनर्जी होता है, यहाँ पे रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट इन जनरल मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? इसके बाद कभी नहीं पूछना मुझे मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है? केमिकल रिएक्शन नेसेसरी टू मेंटेन अ लाइफ, दैट इज नथिंग बट मेटाबॉलिज्म इन शॉर्ट लैंग्वेज। अगर आपको किसी ने वाइवा में क्वेश्चन पूछा व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, तो यू कैन गिव दिस शॉर्ट आंसर, जैसे आपको आता भी है। कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म, these two processes involved in the process in metabolic reaction. कभी कैटाबोलिज्म होगा, कभी एनाबोलिज्म होगा। कैटाबोलिज्म में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल में कन्वर्ट होगा, और एनाबोलिज्म में सिंपल मॉलिक्यूल लार्ज मॉलिक्यूल में या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। एनर्जी रिलीज होगी कब? ड्यूरिंग कैटाबोलिज्म, जब बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक होगा, ठीक है? दिस इज सिंपल वन। चले, हम मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया, तो हम मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं। ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, ड्यूरिंग दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन, व्हाटएवर रेस्पिरेशन, व्हाटएवर फोटोसिंथेसिस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट, व्हाटएवर लिपिड का सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस, ऐसे जब सब चीज चलती रहती है ना मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, तब ना साइमल्टेनियसली प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते रहते हैं। मेटाबोलाइट्स किसको कहते हैं? ऐसे कोई सब्सटेंसेस जो कि थ्रू आउट दैट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बनते रहते हैं, फॉर्म होते रहते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, तो क्या प्रोटीन एनाबॉलिक प्रोसेस से बना था कि नहीं बना था? अभी तो मैंने बताया था ना, एनाबॉलिक प्रोसेस, छोटे छोटे अमीनो एसिड जब कंबाइन हुए थे तो ही तो जाके प्रोटीन बना था। यस, तो प्रोटीन इज व्हाट? प्रोटीन एक मेटाबॉलिक रिएक्शन में फॉर्म हुआ आपका कोई एक सब्सटेंस है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? मेटाबोलाइट्स। क्या कहेंगे? मेटाबोलाइट्स, ठीक ठीक। देखो, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात करें, प्राइमरी के नाम से भी पता चलता है, इट्स अ इम्पोर्टेंट वन, इम्पोर्टेंट, प्राइमरी, that is very essential. A biomolecule that are required to carry out primary metabolic processes like photosynthesis, जैसे पहले ही बताया मैंने, respiration, प्रोटीन और लिपिड का मेटाबॉलिज्म करना, ये जो भी प्रोसेसेस जो इंपॉर्टेंट है, जिसके सिवा आपकी लाइफ नहीं चल सकती, इस प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए करते हुए जो प्रोसेस होती है और उस प्रोसेसेस में जो सब्सटेंसेस बनते हैं, that substances are nothing but what? Primary metabolites. And these primary metabolites have their particular identifiable function. उसका अपना identifiable function है. If I am talking about protein, their role is in formation of enzymes and hormones. Plant also have hormones, you know that. Yes? बताना जरा प्लांट में कौन से हार्मोन होते हैं? Tell me. Can you tell me any 5 hormones, phytohormones? Do you know phytohormones? What are phytohormones?
यस चलो बताओ। इतने प्रोटीन की बातें कर रहे, इतने एनाबॉलिक रिएक्शन की बातें कर रहे। प्रोटीन आर व्हाट? हार्मोन्स एंड एंजाइम्स बोथ आर व्हाट? प्रोटीन इन नेचर। दोनों भी प्रोटीन से बने हैं। डिफरेंस क्या है ये तो मैं आपको पूछ ही नहीं रही हूँ, मैंने ऑलरेडी ये भी बताया था आपको किसी एक क्लास में। बताना जरा एनीवन 10th क्लास में बोर्ड 10th सीबी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में था प्राइमरी में हॉर्मोन्स क्या होते हैं। प्लांट में भी तो हॉर्मोन्स होते हैं, मैं तो ह्यूमन की बात ही नहीं कर रही हूँ। व्हाट आर द प्लांट हॉर्मोन्स? डू यू नो एनी 2-3 प्लांट हॉर्मोन्स? यस, नोबडी नोज। किसी को नहीं पता है प्लांट हॉर्मोन्स क्या होते हैं? यस, साइटोकाइनिन, इथिलीन। क्वेश्चन मार्क क्यों है पृथा? यस यू आर राइट ऑक्सिन। गिरीश, दिव्या से साइटोकाइनिन। यस यस। और कोई? साइटोकाइनेसिस, द प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय साइटोकाइनिन। ऋतुजा, एबी एब्सिसिक एसिड है ना? यस। और कोई? और क्या कुछ छोड़ दिया आपने? गिबरलिन को छोड़ दिया ना, गिबरलिन। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन। यस, तो ये इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन होते हैं, इनको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट कह सकते हैं। ये हर किसी का अपना आइडेंटिफिएबल फंक्शन है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सिन, ऑक्सिन का एक एक्सिलरी फंक्शन है, ऑक्सिन ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, ऑक्सिन ऑक्सिन फोटोट्रोपिज्म में टेक पार्ट लेता है। इफ यू आर नोइंग फोटोट्रोपिज्म मींस बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट, लाइट की तरफ बेंड होना। ठीक है। अगर मैं गिबरलिन की बात करूं तो वो अपने डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। किसके? सीड के डॉर्मेंसी को। इथिलीन की बात करूं तो वो राइपनिंग करता है। एब्सिसिक एसिड की बात करूं तो वो स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है। साइटोकाइनेसिस की बात करूं तो ऋतुजा कह रही है साइटोकाइनेसिस मींस सेल का डिवीजन होता है। ठीक, तो हर किसी का अपना आइडेंटिफिएबल फंक्शन है। दीज ऑल आर व्हाट? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इसका एक पर्टिकुलर की रोल होता है फॉर इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। इट प्लेज अ की रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। वॉट एवर प्लांट की जो फिजियोलॉजी चल रही है, प्लांट की जो एक्टिविटीज चल रही है, उनका उसमें पर्टिकुलर हार्मोन का पर्टिकुलर रोल होगा। बट कीप इन माइंड, apart from these hormones, carbohydrate are also a primary metabolites. वो भी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। इफ कार्बोहाइड्रेट इज नॉट देयर, एनर्जी का फॉर्मेशन लार्ज एक्सटेंट में नहीं हो सकता। प्रोटीन तो हमने पढ़ लिया। सम ऑर्गेनिक एसिड्स आर आल्सो देयर, ऑर्गेनिक एसिड्स आर आल्सो देयर। फॉर एग्जांपल इथेनॉल, अगर हम फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, इनका भी अपना एक रोल है। दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, हार्मोन्स को मैंने अलग से रखा है। ऑल दीज आर comes under the category of primary metabolites. ठीक ठीक। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसे मेटाबोलाइट्स जो कि डायरेक्टली टेक पार्ट नहीं ले रहे रिएक्शन आपके मेन प्रोसेस में, बट साइड बाय साइड आप प्लांट को असिस्ट जरूर कर रहे। प्लांट को उनकी वजह से कंफर्टनेस आ रही है, प्लांट को उनकी वजह से हेल्प जरूर हो रही है। ठीक है, देखो जरा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट फिजियोलॉजी। यहाँ पे जस्ट एक आइडिया है, देखो secondary metabolites are organic compound, organic compound, here comes a carbon containing compound, ध्यान रखना, that are not directly involved, see, in normal growth. नॉर्मल ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं है, ना डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, ना रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। ये सब प्रोसेसेस नॉर्मल होती है, एग्जैक्ट होती है, रियल वी कैन से इंपॉर्टेंट होती है, इसेंशियल होती है। बट ये ऐसे कोई प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं जो कि इनडायरेक्टली, जो कि दैट एड्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, मींस वो ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोसेस को बढ़ाने के लिए असिस्ट कर सकते, हेल्प कर सकते, पर डायरेक्टली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑक्सिन इज प्लांट की ग्रोथ हो रही है, ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल, बट साइड बाय साइड उनको ऐसे कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिल गए कि जिसके हेल्प की वजह से ऑक्सिन का काम क्या हो गया, आसान हो गया। So that are secondary metabolites, but are not required for the plants to survive. Plant को survive होने के लिए वो कोई important नहीं है, बहुत starting की और metabolites नहीं है, चल जाएंगे, है तो भी, नहीं है तो भी चल जाएंगे। हाँ, प्लांट को थोड़ा प्लांट को कंफर्टनेस अच्छा नहीं रहेगा। यस, प्लांट उनके प्रेजेंस में काफी अच्छे से ग्रो हो पाएगा, अगर वो नहीं है तो भी प्लांट ग्रो होगा, बट इतना अच्छे से नहीं होगा। ठीक है,
A common role of secondary metabolites in plant is a defense mechanism. इसको याद रखना, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि कॉमन रोल इसका क्या है, डिफेंस करना. प्लांट्स आर द स्टेशनरी वन, स्टेशनरी होते हैं प्लांट्स को एक जगह पे बैठे हुए हैं, उनको कोई भी हर्बीवोर्स आके कभी भी खा सकता है या कुछ भी. तो प्लांट की बॉडी में भी कोई डिफेंस मैकेनिज्म है, सो दैट कि अगर वो हर्बीवोर्स उनके लीव्स खाने के लिए जाए तो वो प्लांट्स ऐसी कोई सब्सटेंसेस को सिक्रेट करता हो कि जिसके वजह से वो हर्बीवोर्स के लिए वो इनडाइजेस्टेबल हो. हर्बीवोर्स ने अगर उनको खा लिया तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट एक डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है with the help of secondary metabolite. वो डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, that is used to fight from herbivores, पेस्ट एंड पैथोजेंस. सिर्फ हर्बीवोर्स ही थोड़ी ना होते हैं, कभी कभी तो पैथोजेंस भी होते हैं, जिसके वजह से प्लांट को कोई डिजीज हो सकता है. तो प्लांट के अंदर उसके लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म है, और डिफेंस मैकेनिज्म के लिए जो सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल है, दीज आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. ठीक, याद रहना चाहिए. इन ह्यूमन, प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस. देखो, हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना, जो भी चीजें हमें मिलती है ना, वॉट एवर दैट इज कम्स फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से हमें क्या मिलता है, एंटीबायोटिक. ठीक है, सॉरी, बायोटिक्स. ठीक है, एंटीबायोटिक्स. अब फंगी की बात करें, मशरूम. ठीक है, जिसमें भी लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिटिव एबिलिटी है. प्लांट्स, हर किसी से अगर कोई सब्सटेंसेस मिलते तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है. तो प्लांट के जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, दैट आर आल्सो इम्पोर्टेंट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिसिन, हार्ट की थेरेपीज, ट्रीटमेंट. अगर मैं बात करूं परफ्यूम्स, अगर मैं बात करूं इसेंशियल ऑयल्स, ये सब क्या है, दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, दीज ऑल आर हेल्पफुल फॉर ह्यूमन बीइंग आल्सो. ह्यूमन बीइंग के लिए भी हेल्पफुल होते हैं. तो in human plant secondary metabolites are of great importance as they are used in many field, जैसे कि medicines. जैसे कि प्लांट की अगर बात करें तो तुलसी में ऐसे कोई सब्सटेंसेस होते हैं जिसके वजह से वो एज ए मेडिसिनल वैल्यू रखती है. फ्लेवरिंग एजेंट्स, जैसे कि आप अगर बात करो लिमनॉइड्स या मेंथॉल, ये फ्लेवरिंग एजेंट्स के लिए होते हैं. अब अगर डाइस की बात करें तो आपको तो पता है प्लांट्स में कैरोटीनॉइड्स होता है. डू यू नो दैट कैरोटीनॉइड्स? कैरोटीनॉइड्स का नाम सुना है आपने? कैरोटीनॉइड्स, xanthophyll, कैरोटीनॉइड्स, these all are what पिगमेंट्स. एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, वो भी पिगमेंट एज ए डाई करके यूज कर सकते हैं, जिसको नेचुरल कलर्स कहते हैं. ठीक है, एज ए डाई करके यूज करते हैं. ठीक है, तो दीज ऑल आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो कि प्लांट जो कि ह्यूमन के लिए भी हेल्पफुल है. अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ये क्या आपके कंसेप्ट्स को जानेंगे क्या? बाय चांस क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, बट इसमें क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्टली टेबुलर फॉर्म में, जो मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, एक जस्ट इन जनरल एक मैंने एक चार्ट रखा है जिसमें कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. प्राइमरी किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड से डायरेक्ट ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं. सेकेंडरी में देखो अल्केलॉइड्स, फिनोलिक्स, स्टीरॉइड्स, ठीक है, इसेंशियल ऑयल्स, ये सब आते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, जो कि डिफेंस पर्पज से होते हैं. ठीक है, डिफरेंस भी रखा है बिकॉज डिफरेंस पे कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज अ डिफरेंस? ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है. एग्जाम्पल्स हमने रख दिए, यहाँ पे भी मैंने एग्जाम्पल्स बताए. ये पॉइजनस नहीं होते, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट कहाँ पॉइजनस होते हैं, बट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो भी सिंथेसाइज्ड होंगे वो प्लांट के लिए तो पॉइजनस नहीं होंगे, बट वो हर्बीवोर्स के लिए, उस पेस्ट के लिए, उस पैथोजन के लिए कि जिसके वजह से प्लांट को हार्म हो सकता है, तो उसके अगेंस्ट डिफेंस करने के लिए पॉइजनस सब्सटेंसेस सिक्रेट करता है प्लांट, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. ठीक है, देखो यहाँ पे कितना अच्छा डायग्राम है. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्लांट सिंथेसाइज करता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी प्लांट ही सिंथेसाइज करता है. प्राइमरी मेटाबोलाइट न्यूट्रिशन पर्पज से होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, जो भी है, डीएनए सब. बट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देखो डिफेंस पर्पज से होते हैं. अभी आपका मीटिंग क्लोज हो जाएगी, फिर से ज्वाइन करना है. ठीक है, डिफेंस
फ्रॉम हर्बीवोर्स, डिफेंस फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैरोटीनॉइड, दीज आर व्हाट पिगमेंट, जो कि फ्लावर को कलर देते हैं, जिसके वजह से अट्रैक्ट होते हैं पॉलिनेटर फ्लावर की तरफ। ठीक है, तो ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। प्राइमरी मेटाबोलाइट का रोल मैन में भी है, ह्यूमन बीइंग में भी। अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स फॉर्म